हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट्स स्टडी पे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 यात्रियों के नज़रिए, इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, सारे प्रश्नों का हल करने का और इसे समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रश्न पढ़ने के बाद आपको आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कोई समस्या नहीं होगा और सारे प्रश्न के माध्यम से आपको चैप्टर भी कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो कृपया वीडियो को लास्ट तक देखें। इसी क्रम में पहला प्रश्न है, अल-बरूनी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो यहाँ अल-बरूनी के संबंध में बेसिक जानकारी, उसके जन्म के विषय में आरंभिक जानकारी दिया गया है। अल-बरूनी का जन्म 973 ईस्वी में आधुनिक उज़्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज़्म शहर में होता है। उस समय ख्वारिज़्म शहर शिक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान था और अल-बरूनी ने उस समय के उपलब्ध शिक्षा में से सबसे अच्छी शिक्षा ग्रहण की थी। उन्हें बहुत सी भाषाओं का ज्ञान था, जैसे सीरियाई, हिब्रू तथा संस्कृत। 1017 ईस्वी में ख्वारिज़्म शहर पर महमूद गजनवी का आक्रमण होता है और वह कई विद्वानों, लेखकों तथा कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले जाता है। इसी संबंध में अल-बरूनी भी उसके बंधकों में से एक था। तो इसके विषय में आपको यहाँ से बेसिक जानकारी मिला। अल-बरूनी का जन्म कहाँ होता है? तो इसका जन्म ख्वारिज़्म में होता है, जो कि आज उज़्बेकिस्तान में पड़ता है। और वह एक इतिहासकार, एक लेखक था। 1017 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी का आक्रमण ख्वारिज़्म पे होता है। वहाँ से वो सारे कवियों, लेखकों को बंधक बना करके अपने साथ गजनी ले जाता है। तो इसी क्रम में इन्हीं बंधकों में से अल-बरूनी भी उसके साथ जाता है। अब देखते हैं गजनी साम्राज्य का, यानी महमूद गजनी का जब पंजाब पे आक्रमण होता है तो क्या होता है। तो पंजाब के आक्रमण के क्रम में पंजाब का गजनवी साम्राज्य के साथ हिस्सा बन जाने के बाद अल-बरूनी का स्थानीय लोगों, ब्राह्मणों, पुरोहितों तथा विद्वानों के साथ संपर्क बढ़ता है। यहाँ बढ़ा होगा और यहाँ संस्कृत धर्म तथा दर्शन का ज्ञान प्राप्त करता है। जैसे ही मोहम्मद गजनी आक्रमण करता है पंजाब के ऊपर, तो गजनी साम्राज्य का जो भाग होता है वो पंजाब तक आ जाता है। और इसी क्रम में जो अल-बरूनी होता है वो भारत पहुंचता है। भारत आकर के वो यहाँ पे भारतीय विद्वानों, संस्कृत खास करके यहाँ के पुरोहितों, यहाँ से सब कुछ जानकारी वो ग्रहण करता है और ये सब कुछ अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में इसका उल्लेख करता है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि वह भारत में रह करके जो कुछ भी देखा, सुना, उसका अरबी अनुवाद अपनी कृति यानी कि अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में किया। तो इस प्रकार से आप अल-बरूनी के विषय में देख सकते हैं। अल-बरूनी के विषय में यहाँ आपको सबसे पहले बेसिक जानकारी दिया गया है, इसके जन्म से संबंधित। उसके बाद मोहम्मद गजनवी का आक्रमण जो कि ख्वारिज़्म पे होता है। उसके बाद ख्वारिज़्म पे आक्रमण होने के साथ में वो कई कवियों को, कई इतिहासकारों को अपने साथ बंधक बना करके ले जाता है। उसी क्रम में जो अल-बरूनी होता है वो भी साथ में इसके साथ आता है और वह अब पंजाब पे जब आक्रमण करता है तो पंजाब आने के क्रम में अल-बरूनी भी गजनी के साथ में आता है। यहाँ भारतीय ब्राह्मणों, पुरोहितों के साथ में यह अपना समय व्यतीत करता है और इनसे ज्ञान प्राप्त करता है। और साथ में जितने भी वो ज्ञान संस्कृत भाषा में प्राप्त करता है उसे अरबी में अनुवाद करता है और एक पुस्तक लिखता है जिसका नाम है किताब उल हिंद, जिसको तहकीक-ए-हिंद के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जाति व्यवस्था के संबंध में अल-बरूनी की व्याख्या पर चर्चा कीजिए। तो जाति व्यवस्था भारत की कैसी थी, इस संबंध में अल-बरूनी के साहित्य किताब उल हिंद से हमें क्या जानकारी मिलता है, इसी संबंध में हमें यहाँ पे वर्णन करना है।
तो इसका उत्तर देखते हैं। अल-बरूनी ने भारतीय प्रथाओं को समझने के लिए विभिन्न स्थानों, विभिन्न साहित्यों जैसे वेद, पुराण, भगवद गीता, पतंजलि, मनुस्मृति जैसे कृतियों का अध्ययन किया। हालांकि जाति प्रथा के संबंध में उसका विवरण कुछ प्रत्यात्मक त्रुटियां हैं, इसमें कुछ त्रुटियां भी हैं, जैसे कि तो देखते हैं जाति प्रथा के संबंध में वो क्या उल्लेख करता है। वैसे वो जाति प्रथा को समझाने के लिए भारत के विभिन्न स्थानों पे वो घूमता है, बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों को पढ़ता है जैसे कि वेद, गीता, पतंजलि, मनुस्मृति, ये सारे ग्रंथों को पढ़ता है। उसके बाद वो भारत की जाति व्यवस्था के बारे में कुछ विवेचना करता है। जैसे वो कहता है, अल-बरूनी ने भारतीय धर्म ग्रंथों के आधार पर भारत के वर्ण व्यवस्था को 4 भागों में बांटा। पहला ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दूसरा क्या वर्णन करता है, तो उसने भारत के जाति व्यवस्था की तुलना प्राचीन फारस में 4 सामाजिक वर्गों से किया है। पहला घुड़सवार और शासक वर्ग, दूसरा पुरोहित तथा चिकित्सक, तीसरा खगोल शास्त्री तथा वैज्ञानिक, चौथा कृषक तथा शिल्पकार। तीसरा वर्णन उसका है, अल-बरूनी के अनुसार जाति व्यवस्था में सन्निहित अपवित्रता की अवधारणा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। उसके अनुसार हर वस्तु जो अपवित्र हो जाती है अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है और सफल होती है। जैसे सूर्य हवा को शुद्ध करता है और समुद्र के पानी को नमक गंदा होने से बचाता है। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर के द्वारा कोई भी जाति व्यवस्था को नहीं बनाया गया है। जाति व्यवस्था मानव जाति के द्वारा बनाया गया है इसी पृथ्वी पे। सो जाति व्यवस्था जो है वो प्रकृति के विरुद्ध है, अतः जाति व्यवस्था अपवित्र होती है और यह जो है पवित्र होने का प्रयास करती है। जैसे कि सूर्य हवा को शुद्ध करता है और समुद्र के पानी को नमक गंदा होने से बचाता है। तीसरा प्रश्न है, किताब उल हिंद पर लेख लिखिए। यह किताब जो है वो अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया, इसी संबंध में हमें वर्णन करना है। तो किताब उल हिंद के विषय में आरंभिक जानकारी देखते हैं। अल-बरूनी 11वीं शताब्दी का एक महान इतिहासकार था। वह अरबी और संस्कृत भाषा का अच्छा विद्वान था। अल-बरूनी का जन्म आधुनिक उज़्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज़्म प्रांत में 973 ईस्वी में हुआ था। अरबी में लिखी गई अल-बरूनी की कृति किताब उल हिंद की भाषा सरल तथा स्पष्ट है। इस ग्रंथ की रचना 1030 ईस्वी में की गई। आपसे यहाँ से 1 मार्क्स में प्रश्न पूछा जाता है कि अल-बरूनी की कृति का नाम बताएं, तो आपको बताना होगा किताब उल हिंद, और यह कौन से भाषा में उल्लेख किया गया है, तो आपको बताना होगा अरबी भाषा में। अब देखते हैं इस बुक में भारतीय उपमहाद्वीप के संबंध में क्या वर्णन है। तो इस ग्रंथ में भारतीय उपमहाद्वीप के धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, सामाजिक जीवन, नापतोल के विधियाँ, मूर्तिकला, कानून आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। अल-बरूनी ने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया है, जिसमें प्रारंभ में वह एक प्रश्न करता है और फिर वह अपने तौर तरीके से उसका वर्णन अथवा उसका उत्तर देता है। उसने अपनी कृति को 80 अध्यायों में बांटा है। तो यहाँ से आपको ये जानकारी मिलता है कि वह भारतीय उपमहाद्वीप के धर्म, संस्कृति, यहाँ की राजनीति, ये सभी विषयों का वो अपने किताब, जो पुस्तक है किताब उल हिंद, उसमें उसका वर्णन करता है, जो कि 80 अध्यायों में बांटा हुआ है। वह किताब में किस प्रकार से वर्णन करता है, तो सबसे पहले एक प्रश्न करता है और अपने माध्यम से उसका उत्तर देता है। अब किताब उल हिंद की कमियां क्या हैं, तो किताब उल हिंद की आप कमियां देख सकते हैं। प्रथम कमियां तो
वह सब कुछ अपने अनुभव के आधार पर लिखा है, चूँकि वह भारत आता है और ब्राह्मणों के साथ, पुरोहितों के साथ में रहता है और वेदों को पढ़ता है, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ता है और उन्हीं में से बहुत सारे कृतियों को उठा करके सीधे अपने पुस्तक किताबुल हिंद में लिखता है। तो वह सीधा सीधा किताबों से कृतियों को उठा करके अपने पुस्तक में लिख रहा है। तो जो कुछ भी है उसका अनुभव है, वो यात्रा के आधार पे नहीं लिखता, केवल दूसरे किताबों से कृतियों का उठा करके अपने पुस्तक में वर्णन करता है। दूसरा कमी उसका क्या है, तो वह उस समय के राजनीतिक इतिहास की जानकारी नहीं दे पाता है। वह केवल सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थितियों के विषय में अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में जानकारी देता है, जबकि उस समय की राजनीतिक व्यवस्था क्या थी इसके विषय में उसके पुस्तक में कोई जानकारी नहीं मिलती। निष्कर्ष के रूप में हम लोग कह सकते हैं कि किताबुल हिंद के माध्यम से हम भारतीय विदेशियों को, किताबुल हिंद के माध्यम से हम यह कह सकते हैं कि भारतीय जो हैं विदेशियों को घृणा की दृष्टि से देखते थे और उन्हें मलेच्छ कह करके पुकारते थे। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता के विषय में आप क्या जानते हैं। देखिए दोस्तों, ये चैप्टर है यात्रियों के नज़रिए। इसी क्रम में 3 यात्री आते हैं, एक का नाम है अल-बरूनी, दूसरा इब्न बतूता और तीसरा फ्रांसवा बर्नियर। तो इब्न बतूता के विषय में यहाँ पे आपको वर्णन करना है। सबसे पहले आरंभिक जानकारी देखते हैं। इब्न बतूता एक मोरक्को का यात्री था। उसका यात्रा वृत्तांत जो अरबी भाषा में है उसे रेहला कहा जाता है। उसका यह यात्रा वृत्तांत 14वीं शताब्दी के भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के बारे में बहुत विस्तृत तथा रुचिकर जानकारियां प्रदान करता है। अपने समकालीन अन्य यात्रियों के विपरीत इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता है। तो यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि जो इब्न बतूता है उसका पुस्तक अरबी भाषा में है, पुस्तक का नाम रेहला है, ये इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए। और वह अल-बरूनी के जैसा ब्राह्मण ग्रंथों, वेदों, उपन्यासों, मनुस्मृति ग्रंथों वहाँ से उठा करके कृतियों को अपने पुस्तक में नहीं लिखता है, जबकि यह यात्रा करके जो देखता है, समझता है, उसी का वर्णन अपनी पुस्तक रेहला में करता है। अब देखते हैं वो भारत कब आगमन करता है और भारत में क्या क्या वह देखता है। तो उसे यात्रा करने का बड़ा शौक़ होता है, वह यात्रियों का राजकुमार होता है। 1333 ईस्वी में भारत आने से पहले मक्का की यात्रा करता है, इराक जाता है, ओमान, पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की यात्रा कर चुका था। तो हम देखते हैं कि वो भारत आने से पहले 1333 में भारत आने से पहले वह मक्का, इराक, ओमान, पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय व्यापारिक बंदरगाहों पर वो जा चुका था। वह भारत मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आता है, जहां उसे काजी या न्यायाधीश का पद सौंपा जाता है। इब्न बतूता इस पद पर बहुत सालों तक रहा, फिर उसने सुल्तान का विश्वास खो दिया और उसे जेल में बंद कर दिया गया। कुछ समय बाद सुल्तान और उसके मध्य की गलतफहमी दूर हो गई और उसे राजकीय सेवा में फिर से नियुक्त कर लिया गया। उसे 1342 ईस्वी में मंगोल शासक के पास सुल्तान के राजदूत के रूप में चीन जाने का हुक्म दिया गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि ये पहुँचता है भारत, और भारत आने के क्रम में वो बहुत जगह पे यात्रा करता है। जैसा कि अफ्रीका से भारत आने के क्रम में जो मध्य एशिया वाले देश है, अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, ईरान, इराक, मक्का, ये सारे क्षेत्रों पे यात्रा कर चुका था। भारत आता है मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में, और यहाँ आने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक इसके विद्वता, इसके गुणों से प्रभावित होता है और इसे न्यायाधीश का पद सौंपता है। और यह न्यायाधीश के पद पे काफ़ी लंबे समय तक बना रहता है, लेकिन कुछ गलत फहमी के कारण उसे न्यायाधीश के पद से हटा दिया जाता है। उसके बाद वो जेल चला जाता है, लेकिन पुनः
इन दोनों के बीच का गलतफहमी दूर हो जाता है और उसके बाद फिर से राजकीय पद पर मोहम्मद बिन तुगलक इसे बहाल कर लेता है। उसके बाद उसे 1342 ईस्वी में राजदूत के रूप में मंगोल भेजा जाता है। मंगोल चीन के आसपास का इलाका है। अब घर वापसी देखते हैं। 1347 ईस्वी में उसने अपने घर वापस आने का निर्णय लिया। इस प्रकार उपयुक्त कथनों के आधार पर हम कह सकते हैं कि इब्न बतूता ने नई संस्कृतियों, लोगों, आस्था, मान्यताओं आदि के बारे में अपने विचारों को सावधानीपूर्वक तथा कुशलतापूर्वक लिखा है और ये सब अपनी पुस्तक रेहला में वर्णन किया है। 5वां प्रश्न है, इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिए गए साक्ष्यों का विवेचना कीजिए। इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिए गए साक्ष्य उल्लेखनीय हैं। पहला, यह क्या वर्णन करता है? तो इब्न बतूता के अनुसार बाजारों में दासों को किसी भी अन्य वस्तु की तरह खुलेआम बेचे जाते थे और नियमित रूप से उन्हें उपहार स्वरूप प्रदान किया जाता था। तो दासों को बाजार में खुलेआम जैसे कि दूसरी सामग्री को बेचा जाता है, वैसे ही दासों को भी बेचा जाता था और लोगों को, बड़े लोगों को उपहार स्वरूप दास दिए जाते थे। दूसरा वर्णन करता है, सुल्तान अमीरों की गुप्तचरी तथा निगरानी करने के लिए दासियों की नियुक्ति करता था। जो सुल्तान होता है उसके राज दरबार में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी होते हैं उनकी गुप्तचरी, उनके विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए अथवा उनकी निगरानी करने के लिए दासियों को नियुक्त करता था। उसने स्वयं भी मोहम्मद बिन तुगलक को दास भेंट दिए थे। जब वह भारत आता है तो मोहम्मद बिन तुगलक को दास भेंट करता है और कभी कभी दासियों को सुल्तान के मनोरंजन, खास करके नृत्य और संगीत के लिए भी रखा जाता था। दास को सुल्तान के दरबार में होने वाले कामकाज के लिए रखा जाता था। जो दास होते थे उनको सुल्तान के निजी कार्यों, जो कि राज दरबार में होता था, उनके लिए उन्हें रखा जाता था। इस प्रकार से हम यहाँ तक देख चुके हैं कि दास प्रथा का वर्णन इब्न बतूता कैसे करता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि इब्न बतूता ने बाजार का वर्णन कैसे किया है? तो उत्तर देखते हैं। इब्न बतूता का बाजार, भारत के बाजार यहाँ होगा। भारत के बाजार के संबंध में वर्णन उल्लेखनीय है। भारत के बाजार के संबंध में वह क्या बतलाता है? सबसे पहले टॉपिक है भारत में बाजार। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत में बताया है कि भारत में बाजार केवल आर्थिक लेन देन का साधन ही नहीं था, बल्कि यहाँ पर सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियाँ भी संपन्न होती थी। अधिकतर बाजारों में एक मस्जिद तथा एक मंदिर बना हुआ होता था और उनमें से कुछ मंदिरों व मस्जिदों में तो नर्तक, संगीतकार तथा गायक के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्थान भी चिन्हित होते थे। तो आप देख पा रहे हैं कि भारतीय बाज़ार उस समय कैसा था। भारतीय बाज़ार उस समय ना केवल वहाँ पे पैसे का लेन देन, सामान का खरीद बिक्री होता था, बल्कि वहाँ पे मंदिर होते थे, मस्जिद होते थे, जहाँ पे एक स्थान निर्धारित होता था, जहाँ पे नर्तक जो होते थे और गायक जो होते थे वो अपने नृत्य के माध्यम से, गायन कला के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करवाते थे। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि भारतीय बाज़ार ना केवल आर्थिक लेन देन बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक केंद्र भी था। अब भारतीय बाज़ारों के विषय में वो क्या क्या विशेषताएं बतलाता है? तो वह बताता है कि भारतीय कपड़े, खास करके सूती कपड़ा, महीन मलमल एवं रेशम दूसरे बाज़ारों में बहुत अधिक मांग थी। मतलब भारतीय बाज़ारों के जो कपड़े होते थे, मलमल के कपड़े जो होते थे, उसे दूसरे बाज़ारों में, खास करके विदेशी बाज़ारों में बहुत अधिक मांग था। इब्न बतूता के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप का व्यापार तथा वाणिज्य दूसरे एशियाई देशों के साथ संबंधित था।
तो आप देख पा रहे हैं कि भारत का बाज़ार केवल भारत तक ही सीमित नहीं था, बल्कि एशिया के दूसरे देशों से भी यह जुड़ा था। उसके लेखों से यह भी पता चलता है कि वहीं मलमल के कपड़े की कई किस्में की कीमत इतनी अधिक होती थी कि उन्हें केवल अमीर वर्ग ही के लोग ही पहन सकते थे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कुछ महीन मलमल के कपड़े के जो किस्म होते थे वो केवल अमीर वर्ग ही पहन पाते थे। निर्धन वर्ग जो होता था वो इसको नहीं पहन पाता था। अगला प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है, बर्नियर के संबंध में है। बर्नियर द्वारा लिखित पुस्तक का नाम लिखिए। बर्नियर ने सती प्रथा के विषय में क्या बतलाया है? तो देखिए दोस्तों, इस चैप्टर में 3 यात्री आए हुए हैं। एक का नाम है अल-बरूनी, अगला है हमारे इब्न बतूता और अंतिम बर्नियर। बर्नियर फ्रांस का इतिहासकार, चिकित्सक और साथ में दार्शनिक होता है। इस प्रकार से इसके आरंभिक जानकारी हम लोग देखते हैं। फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस का एक यात्री था। वह भारत शाहजहाँ के शासनकाल में आता है। वह एक महान चिकित्सक, दार्शनिक, इतिहासकार था। वह भारत शाहजहाँ के बड़े बेटे दारा शिकोह का इलाज करने के लिए आया था। भारत आने के पश्चात वह जो कुछ भी देखता है, समझता है, उसका वर्णन अपनी कृति ट्रेवल्स इन द मुग़ल एम्पायर में करता है। तो यहाँ से आपको ये जानकारी होगा कि भाई ये जो पुस्तक है वो किसका है। तो ये पुस्तक जो है वो बर्नियर के द्वारा लिखा गया है। पुस्तक का नाम ट्रेवल्स इन द मुग़ल एम्पायर। ये प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है 1 मार्क्स में कि ट्रेवल्स इन द मुग़ल एम्पायर कौन लिखा है। तो आपको आंसर करना होगा फ्रांसवा बर्नियर। अब सती प्रथा के संबंध में ये क्या वर्णन करता है, चलिए देखते हैं। एक्चुअली ये एक बार भारत में लाहौर पहुंचता है तत्कालीन समय में। तो लाहौर में वह क्या देखता है कि 12 वर्ष की एक सुंदर अविवाहित लड़की जो कि विधवा थी, उसको अग्नि पे जलाया जा रहा था। तो इसी का वर्णन वो यहाँ पे करता है। बर्नियर के अनुसार उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी बालिका को सती होते देखा। वह बालिका लाहौर की एक सुंदर अल्पवयस्क विधवा थी जिसकी आयु मात्र 12 वर्ष की थी। एक महिला को सती करने के लिए समय नहीं होगा। बुजुर्ग महिलाएं उसे चिता की ओर ले जा रही थी। इसके साथ उसे यह भी चकित करने वाला लग रहा था कि अपने आप को शिक्षित कहलाने वाला ब्राह्मण वर्ग इसकी अगुवाई कर रहा था। तो आप देख पा रहे हैं कि एक छोटी सी बच्ची जिसका उम्र मात्र 12 वर्ष है, उसको चिता पे ले जाने के लिए जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उसको बांध करके लेती जा रही है। और जो ब्राह्मण वर्ग अपने आप को शिक्षित समझता था, उच्च वर्ग समझता था, वही ब्राह्मण वर्ग इसकी अगुवाई कर रहा है, इसका समर्थन कर रहा है कि इस बच्ची को 12 साल की उम्र की बच्ची को चिता पे जला दिया जाए। उसी बच्ची की मनोदशा पर उसे तरस आ रहा था, जिसे ढोल नगाड़े बजाकर खुशियाँ मनाते हुए ज़बरदस्ती हाथ पांव बांध करके चिता पर बिठाया जा रहा था। तो निष्कर्ष में हम क्या देखते हैं, उसने उपर्युक्त दृश्य देख करके इसकी तुलना यूरोप से की और भारत को निम्न कोटि का देश बताया। सती प्रथा को वो देख करके भारत की तुलना अपने देश यूरोप से करता है और भारत को निम्न श्रेणी का देश वो बताता है, जबकि यूरोप को एक उच्च श्रेणी का देश बताता है। भारत की स्थिति जो कि सती प्रथा से संबंधित थी, इस प्रकार से वो भारत की निंदा करता है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।